देखो, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर न्यूक्लियाई। छोटा ही चैप्टर है ये भी, तो जल्दी हो जाएगा ये हमारा। तो ये हमारा चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है ये हमारा 13। चैप्टर 13, ठीक है, न्यूक्लियाई। देखो थोड़ा सा बेसिक जो हमने पढ़ा उसमें एटम वाले चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ा कि जो एटम होता है ना, एटम के सेंटर में रहता है न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ये हमें पता है। जो एटम का जो एवरेज साइज होता है, यानी कि साइज ऑफ एटम जो हम बोलते हैं जनरली, वो कितना होता है? वो होता है 10 की पावर माइनस का 10 मीटर, ठीक है। और जो साइज ऑफ न्यूक्लियस, यानी ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है ना, उसका साइज क्या होता है? वो 10 की पावर माइनस का 15 मीटर, है ना, इसके रेंज में रहता है। 10 की पावर माइनस 15 को हम फेम्टो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेम्टो, फेम्टो, ठीक है। इसके लिए कई बार हम एफ एम यूज करते हैं। ओके, तो साइज ऑफ एटम ध्यान रखना, अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 10 की पावर माइनस का 10। 10 की पावर माइनस 10 हम क्या बोलते थे? एंगस्ट्रॉम, याद होगा। तो ये एंगस्ट्रॉम की रेंज में होता है, ठीक है। और जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो उससे भी छोटा होता है, 10 की पावर माइनस का 15 मीटर। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह ये हम देख रहे हैं इसमें, ठीक है। और छोटा चैप्टर है, जल्दी कवर हो जाएगा। और जो हमारा एटम वाला चैप्टर है उसका टेस्ट कब दे दोगे मुझे? आज हमारा ट्यूसडे है ना, तो ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे सैटरडे को दे देना टेस्ट, सैटरडे को, ठीक है। या फिर परसों दोगे? नए साल वाला, नए साल वाला दिन। आवाज आ रही है सभी को? सैटरडे को ही ले लो ये। सैटरडे को ना, ठीक है। तो सैटरडे को ही हम टेस्ट रख लेते हैं, है ना। और तब तक ये हमारा काफी कवर हो जाएगा, इसीलिए देखो। तो सैटरडे को टेस्ट हो जाएगा एटम वाले चैप्टर का। अब इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हमें साइज ऑफ एटम पता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस पता है, ये भी हमने पढ़ा था थोड़ा बहुत। अब यहाँ पर हमने एटम को तो पढ़ा, ठीक है। अब स्पेशली हम फोकस करेंगे किस पर? उसके न्यूक्लियस पर, कि उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। उनके अंदर क्या फोर्सेस हमें देखने को मिलते हैं, है ना। क्या बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं, तो ये थोड़ा सा हम इनको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूक्लियस है क्या, तो न्यूक्लियस जो होता है वो सेंट्रल पार्ट होता है किसका? एटम का, ठीक है। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज नोन एज द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये पाए जाते हैं। और प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को एक साथ अगर हम बोलते हैं तो उनको एक कॉमन नाम न्यूक्लियॉन्स से जाना जाता है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ न्यूक्लियॉन्स, तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब होगा प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, उन दोनों को हम कंबाइंड बोल रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स में दोनों ही आ जाते हैं, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, ओके। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं न्यूक्लियस के, तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ओके। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ये जो है न्यूक्लियस के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना, उनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। क्या क्या वो देखो, ठीक है। सबसे पहले जब हमने बात करा था मॉडल की, एटम के मॉडल की, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था कि जो टोटल मास होता है किसी भी एटम का, वो कहाँ पर होता है? वो होता है उसके न्यूक्लियस में, ठीक है। तो उसके न्यूक्लियस में टोटल मास के कहने का मतलब है कि 99.9% जो मास रहेगा एटम का, वो कहाँ रहेगा? वो उसके न्यूक्लियस में रहेगा, क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना, वो सब कहाँ रहते हैं? वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं। तो सारा का सारा मास तो वही है। अब इलेक्ट्रॉन्स की का भी मास होता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ही कम होते हैं। देखो,
जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास थे वो 10 की पावर -28 के रेंज में थे, और उसके 10 की पावर -31 के रेंज में होता है, ठीक है। तो हालांकि इलेक्ट्रॉन्स का भी मास होता है जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उनका मास नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू दी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि अप्रोक्सीमेटली जो टोटल मास होता है ना वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो जिसके लिए हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 99.9% जो होता है वो कहाँ पर रहता है, वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। और कुछ परसेंट जैसे हमने बात करी यहाँ पर कि 0.1% वो इलेक्ट्रॉन्स का भी कंसीडर करा जाएगा जो कि आउटसाइड द न्यूक्लियस है, तो इसे ध्यान रखना। दूसरा, न्यूक्लियस पे कौन सा कैसा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव का चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता, तो जो चार्ज है उस पर वो पॉजिटिव का ही कहलाता है। तो न्यूक्लियस पर ऑल ओवर क्या बोलते हैं हम कि पॉजिटिव चार्ज होता है। अब एक खास चीज हमने क्या देखा कि हमने डिफरेंट डिफरेंट एटम्स को जब स्टडी करा तो हमें मालूम चला कि जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है, ठीक है, जितने भी एटम्स है ना, उनकी जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है या न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है, यानी वो चेंज नहीं होती। तो अगर हम न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करें, न्यूक्लियर डेंसिटी मतलब मान लो कोई हमारे पास एटम है ना, अब उस एटम के अंदर हमने देखा कि मान लो 10 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, 10 प्रोटॉन्स हैं और 10 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो इसकी कोई डेंसिटी होगी। अब हमने देखा कि वहीं पर ही हमारे पास एक बड़ा न्यूक्लियस है जिसके अंदर मान लेते हैं 100 हमारे पास प्रोटॉन्स है ना, और मान लेते हैं 50 कोई न्यूट्रॉन्स है, तो इसकी भी डेंसिटी जो हमने निकाली, ठीक है, तो वो भी हमें कांस्टेंट उतनी ही मिली। यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिलता है कि उन जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि अगर हम बात करते हैं वाटर की डेंसिटी, हम वाटर की डेंसिटी मान लो 1000 बोलते हैं, है ना, 1000 क्या होती है, वाटर की डेंसिटी होती है। और अगर वाटर को मैं ग्लास में रख दूं, है ना, तो भी उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी, उसका शेप साइज वॉल्यूम ये चेंज हो जाता है, बट उसकी डेंसिटी तो कांस्टेंट रहती है। अब वही पानी लिया हमने हमने किसी कटोरे में डाल दिया तो उसका शेप साइज चेंज होगा, लेकिन डेंसिटी चेंज होगी क्या, तो आंसर है नहीं चेंज होगी। उसी तरह से यहाँ पर जितने भी एटम्स होते हैं उनकी न्यूक्लियर डेंसिटी यानी न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और वो डेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो ये बहुत ही हमारी हेल्प करता है बाकी चीज़ों को फाइंड करने में, जैसे रेडियस वगैरह हो गए, है ना, ये सब चीज़ें फाइंड करने में वो हेल्प करते हैं। अब वो जो कांस्टेंट होती है न्यूक्लियर डेंसिटी वो होती कितनी है, तो एक्सपेरिमेंटली जब उन्हें फाइंड करा गया तो जो न्यूक्लियस की डेंसिटी मिली, न्यूक्लियर डेंसिटी जो हमें मिली वो मिली 2.3 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब का मतलब क्या बोल रहे हैं हम कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में हमें जो उसकी डेंसिटी मिलती है वो इतनी मिलती है 2.3 इंटू 10 की पावर 17 kg, ठीक है। तो ये तुम्हें याद भी रखना है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में कई बार रेडियस वगैरह हमें फाइंड करने होते हैं, तो यहाँ पर डेंसिटी अगर नहीं गिवन रहेगा तो हमें ये पता रहना चाहिए। तो जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 2.3 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियर डेंसिटी है। अच्छा, तो क्या देखा हमने, टोटल मास न्यूक्लियस के अंदर रहता है 99.9%। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, कितनी होती है, 2.3 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। अब आगे अगर देखोगे ध्यान से तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी जो न्यूक्लियस है उसका साइज जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे। वो कैसे, मान लेते हैं कि हमारे पास ना एक बलून है ना, ये एक हमारे पास क्या है, एक बलून है। अब इस बलून को ऐसे समझना कि इस बलून में हमने क्या करा कि कुछ कंचे डाल दिए, हमने 10 कंचे डाल दिए, ठीक है, 10 कंचे डाल दिए तो इसका शेप कुछ ऐसा रहेगा हमारे पास, ठीक है, ये भरा हुआ है 10 कंचों से। अच्छा, अब इसी बलून के अंदर हमने क्या करा, और कंचे भरने स्टार्ट किए, जो कंचे यानी कि मार्बल्स हमने भरने स्टार्ट किए। तो अब 10 की जगह मैंने इसमें 50 कर दिए, तो क्या होगा, इसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर उसका साइज बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने बढ़ा दिए। उसी तरह से अगर किसी न्यूक्लियस में हमने बोला कि 10 प्रोटॉन्स हैं 10 न्यूट्रॉन्स हैं, है ना, कुछ ये हमारे पास है, तो उसका कुछ साइज होगा। उसी अगर हमारे पास दूसरा एटम है उसके न्यूक्लियस में 100 प्रोटॉन्स हैं 100 न्यूट्रॉन्स हैं, तो उसका साइज कुछ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियॉन्स पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब जो एटॉमिक मास होता है उसकी यूनिट हमें पता रहनी चाहिए क्या होती है,
वो हमारे पास जो स्मॉल u होता है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पहले हम AMU लिखा करते थे, पहले हम यहाँ पर AMU है ना, एटॉमिक मास यूनिट को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते थे, लेकिन बाद में फिर जाकर के इसको शॉर्ट और कर दिया गया और सिर्फ अब यू ही लिखा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर मान लो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का जो यहाँ पर एटॉमिक मास है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 16U है ना, नाइट्रोजन का तो 14U, कुछ इस तरह से हम यूज़ करते हैं। पहले हम AMU, कई बुक में अभी भी AMU यूज़ करा जाता है, लेकिन जो करेक्ट तरीका होता है अब लिखने का वो U होता है, अकेला U लिख देते हैं। तो जो एटॉमिक मास यूनिट होती है वो मास के लिए हम यूज़ करते हैं, एटॉमिक मास के लिए हम यू यूज़ करते हैं। अब ये एटॉमिक मास यूनिट है क्या, है ना, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी डेफिनेशन वगैरह भी कभी पूछी जा सकती है। तो एटॉमिक मास यूनिट को कैसे हम डिफाइन करते हैं, ये हमने 11th क्लास में भी थोड़ा बेसिक उसमें पढ़ा था, जब 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमने पढ़े थे ना, तो वहाँ पर भी ये था कि जो हमारे पास क्या कहते हैं, ये कार्बन, याद होगा तुम्हें कि जो हम AMU एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम कार्बन की हेल्प लेते हैं, है ना। पहले हमने रेफरेंस हाइड्रोजन का ही माना था, है ना, उसके मास को हमने 1 माना था, लेकिन बाद में जो सबसे ज़्यादा नेचर में पाया था वो कार्बन पाया जाता, तो उसको उसके जो आइसोटोप मिलते हैं जिसे C12 बोलते हैं, उसके रेफरेंस ले करके ही हमने क्या बनाया, अपना रेफरेंस पॉइंट बनाया और उसी से हमने डिफाइन करा है यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है जो कि हमने 11th में भी केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ध्यान दो जरा कैसे हम डिफाइन करेंगे AMU को यानी एटॉमिक मास यूनिट को। सो इट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम ऑफ आइसोटोप C12। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, इट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम ऑफ आइसोटोप C12। ठीक है, जो कार्बन 12 होता है इसके 3 आइसोटोप होते हैं, जिनमें से जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो C12 वाला जो, तो उसको रेफरेंस लेकर के ये इसकी डेफिनेशन बनाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेफिनेशन एक बार ये याद रख सकते हो, ये पूछा जा सकता है। यहाँ पर मैंने बताया है कि वन एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है, तो ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो मास ऑफ वन कार्बन एटम जो रहता है वो इतना रहता है। ये तुम्हें मतलब इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत कम चांसेस होते हैं, फिर भी MCQs वगैरह में आ जाएं तो तुम्हें बस पता रहना चाहिए कि 1U किसके इक्वल है। तो ये जो 1U की वैल्यू होती है कैसे निकालते हैं, तो मास ऑफ वन कार्बन एटम 1.99 इंटू 10 की पावर -26 होता है, डिवाइड बाई 12 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस का 20, ये 1 लिखा था यहाँ पे 21, 21 है 24 है ना एकदम, 24 होगा मेरे ख्याल से। एक सेकंड में इसे थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। ये 27 है माइनस का 27। ठीक है, ये 27 होगा यहाँ पर। तो वन एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 kg। ठीक है, अच्छा अब 1U जो है वो 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg है। याद होगा मैंने तुम्हें बताया था कि मास ऑफ प्रोटॉन है ना, और ये कहते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो कितना होता है, तो तुम्हें याद होगा वो मैंने कहा था 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27, यही बताया था तुम्हें, याद है। तो जो 1U की वैल्यू होती है वो 1U की वैल्यू एक प्रोटॉन के मास के अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही होती है। तुम इसी से याद रख सकते हो कि 1U इज इक्वल टू यू। ऐसे क्यों, क्योंकि ध्यान दो जरा, जो हमने यहाँ पर ये 1U की वैल्यू फाइंड करी है ना, ये फाइंड करी है, ये बेसिकली एक प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें है ना, हाइड्रोजन को हमने स्टार्टिंग में रेफरेंस माना था, तो वहाँ पर हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है और एक प्रोटॉन का मास होता है इतना होता है, तो उसको रेफरेंस लेके चल रहे थे। लेकिन बाद में हमारे पास जब हाइड्रोजन था तो उसी को वो सिंगल यूनिट थी, तो उसको लेने के लिए हमने यहाँ पे 12 से डिवाइड करके तब ये बनाया था।
ठीक है, ये थोड़ा हमने बेसिक वगैरह 12th में केमिस्ट्री में जो पढ़ा था ना वहाँ पर ही आया था। तो बस इतना ध्यान रखना। एक रफ आइडिया बताता हूँ कि 1U कैसे याद रख सकते हो कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है उसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये 1.66 इंटू 10⁻27। ये एमसीक्यूज वगैरह में कभी आ गए तो ऐसे पूछे जा सकते हैं और कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखो अगला एक जो हमारे पास इम्पोर्टेंट टर्म है वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है तो ये हमें मालूम है। एटॉमिक नंबर क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ एटम। ठीक है, जैसे कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। किससे हम शो करते हैं उसको, Z से शो करते हैं। ठीक है, ये भी हमने थोड़ा बेसिक चीज़ें पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर। इसमें कोई डाउट नहीं मेरे ख्याल से होगा तो पूछ लेना इसमें। ये वही बेसिक टर्म्स है और कई बार पूछ लेते हैं छोटे छोटे क्वेश्चनों में, और कुछ वैसे नहीं आता इसमें डेप्थ में। ठीक है, तो जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है उसको Z से शो करते हैं। जो मास नंबर होता है उसको किससे शो करते हैं, A से शो करते हैं। ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ओके, यहाँ पर इसीलिए वही बेसिक टर्म यूज़ करें ताकि ये टर्म इसमें यूज़ हो जाएंगे, आगे जा करके यूज़ होंगे, तो ये बताया जा रहा है और कुछ नहीं। तो ध्यान रखना जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, वो उसे रिप्रेजेंट करता है जिसको हम Z से शो करते हैं। ठीक है, और अगर हम एक न्यूट्रल एटम की बात करते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर हम जैसे किसी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दें या फिर उसमें पुट कर दें तो उसमें वो डाल दें, तब तो वो क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास मान लो ये I माइनस या I प्लस, इसका क्या मतलब होता है, I प्लस का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया, I माइनस का होता है एक इलेक्ट्रॉन हम उसमें हमने डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम उस स्टेट में बात नहीं कर रहे, हम न्यूट्रल स्टेट में बात कर रहे हैं कि कोई भी एटम जो है वो न्यूट्रल स्टेट में है, उस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। ठीक है, हर बार ये ज़रूरी नहीं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो। ठीक है, क्योंकि वो आयनाइज्ड स्टेट में जब हम इसको इलेक्ट्रॉन्स या तो निकाल लेंगे है ना या डालते हैं तो उस टाइम पे वो इक्वल नहीं रहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसे। तो इसीलिए हमें एक बेसिक चीज़ जरूर लगाना है कि न्यूट्रल स्टेट में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। मास नंबर को किससे शो करते हैं, ए से शो करते हैं। क्या होता है मास नंबर, तो जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं प्लस में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, मास नंबर। ये भी बेसिक चीज़ों में ही है, तो बस एक बार रिवाइज बस कराया जा रहा है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ध्यान दो जरा, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज नोन एज मास नंबर। तो A इज इक्वल टू क्या होता है, Z प्लस में, जिसमें Z क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर शो करेगा, और N क्या होता है इसमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर को हम बोलते हैं Z प्लस में N। ठीक है, अच्छा ये भी हमने थोड़ा बेसिक चीज़ें देखा था। क्या कि जो एटम होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एलिमेंट को हम एक्स मान लेते हैं और कहाँ पे लिखते हैं, मास नंबर ऊपर लिखते हैं, और एटॉमिक नंबर कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो एक्स इज द नेम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, और ए क्या यहाँ पे, मास नंबर। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी स्किप कर देता हूँ क्योंकि तुम्हें पता अगर कोई भी इसमें डाउट होगा तो पूछ लेना। ये बहुत बेसिक चीज़ है और जो हमने पढ़ा था तो इसमें यूज़ होने वाले हैं, इसीलिए स्टार्टिंग में बताया गया है। ओके, तो ध्यान दो जरा, जो हमारे पास अगर जैसे एग्जांपल लिया गया ऑक्सीजन का। ठीक है, अब इसमें हमें बताना है क्या, कई बार ना ऐसे तुम्हारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोई एलिमेंट दे देगा हमें और यहाँ पे पूछ सकता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स हैं, कुछ इस टाइप के। हालांकि ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे उसमें थे 11th क्लास में केमिस्ट्री में थे वहाँ पे, लेकिन कई बार पूछा गया है एक दो क्वेश्चन ऐसे, तो इसीलिए बस हल्का फुल्का बेसिक आइडिया तुम्हें होना चाहिए। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, तो जो कि यहाँ पे क्या है 8, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जाएंगे 8। अब क्योंकि न्यूट्रल स्टेट में इसमें प्लस या माइनस तो नहीं लग रहा है, ठीक है, तो समझ जाओ कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि जो मास नंबर होता है वो सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का, तो वही हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कि जो मास नंबर है यहाँ पर, मास नंबर हमारा ए दे रखा है 16, और मास नंबर होता है क्या, ये होता है हमारे पास Z प्लस में N। Z प्लस में N क्या है, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। Z क्या यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो 8 प्लस में N इज इक्वल टू 16, इसको इधर कर दो तो N इज इक्वल टू आ गया हम पे 8। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास 8 आ गए। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट अगर हो तो पूछना, डाउट तो नहीं होना चाहिए, इजी से क्वेश्चन है ये। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो फिर से जो हमारे पास आइसोटोप्स आइसोटोन्स हैं ये भी सिलेबस में ही है हमारे, तो इसीलिए इनकी डेफिनेशन तुम्हें याद रखनी है। ठीक है,
ये आइसोटोप्स या आइसोबार क्या होते हैं, ये डेफिनेशन भी कई बार पूछ लेते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर इनको देखते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स होते हैं, है ना, जिसका एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन जो सेम रहते हैं, है ना, यानी एटॉमिक नंबर सेम रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोटोप्स, ठीक है। सो दीज आर द एलिमेंट्स विच आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। इसके एग्जांपल जरूर याद कर लेना, एग्जांपल्स भी वो कई बार पूछते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स में जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन के ही 3 हमारे पास आइसोटोप हैं, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, ठीक है, 1H1 1H2 1H3। और कार्बन के ले सकते हो यहाँ पे C612 या C614, ठीक है। अच्छा, तो आइसोटोप्स पता चल गए, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, इक्वल रहते हैं। आइसोबार क्या होते हैं, आइसोबार में क्या होता है, जिसमें मास नंबर सेम रहता है, ठीक है, मास नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेंगे। तो यहाँ पर these are the elements which are having same mass number but different atomic number। इसके एग्जांपल क्या ले सकते हो, तो जो हमारे पास ट्रीटियम है 1H3 और हीलियम है ना 2He3, यहाँ पे देख सकते हो कि जो इसका मास नंबर है वो भी 3 है, यहाँ पे मास नंबर क्या है वो भी 3 है, लेकिन इनके एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट। हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर, हीलियम का 2 होता है। तो यहाँ पर ये हमने आइसोटोप उठाए हैं, ये आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ये आइसोटोप है हीलियम का, और ये दो आइसोटोप ऐसे हैं जिनका मास नंबर इक्वल है, 3 है, बट उनके एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो ये किसके एग्जांपल हो गए, आइसोबार के। तो मैं इनके एग्जांपल्स भी एक एक कम से कम याद रखूँ, ओके। अच्छा, इसमें लास्ट हमारे पास ये आइसोटोन्स क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द एलिमेंट्स व्हिच आर हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं। तो इसके एक सिंपल से एग्जांपल याद रखना, जो हमारा गोल्ड होता है और मरकरी हो जाता है, यानी ऑरम और Hg, जो मरकरी है, ये ऐसे एग्जांपल हैं जिनको आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 79 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है, इसका 197 है, इसका 198 है। तो ये एक एग्जांपल ध्यान रखना। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, तो गोल्ड के लिए अगर हम बात करें AU का, तो 197 में से 79 को माइनस कर देंगे, यानी हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाता है हमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये कितना है, 118। सेम यहाँ पर भी वही करना है, 198 में से 80 को लेस कर देंगे तो ये भी 118 है। तो देखा हमने कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम। तो यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक यही था क्या, कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, है ना, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये बेसिक चीजें हमें पता है, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से स्टार्ट होता है तुम्हारे जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से, वो वाले, ठीक है। यहाँ से तुम्हारे टॉपिक मेन स्टार्ट होते हैं। तो वो थोड़े बेसिक थे जो हमने पहले भी पढ़े, तो उसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को भी, शिवानंद, आर्यन, मानसी? नहीं सर। हाँ, तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे जो मेन टॉपिक है यहाँ पे, जो एग्जाम में भी कई बार आते हैं, ठीक है। तो उसको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस, है ना, साइज ऑफ न्यूक्लियस मैंने बताया था कि जो रफ आइडिया बताया था वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। अब कई बार यहाँ पर हमें मास नंबर से, है ना, मास नंबर से उसका रेडियस ये पूछा जाता है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है ना, या रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू में R0 A⁻⁻3। अब ये R क्या है, R है यहाँ पर रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कोई भी हमारे पास एटम है और उस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है ना, उसका रेडियस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू R0 A⁻⁻3, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर मैं बताता हूँ यहाँ पे कैसे आया, ठीक है। तो इसको हम फटाफट देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चंस वगैरह बनेंगे तुम्हारे, ओके। तो ये बना कैसे, ये आया कैसे, तो ये चीज़ मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जो हम न्यूक्लियस का साइज मान रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, स्फीयर के इक्वल ही होता है। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, तो स्फीयर का वॉल्यूम हमें मालूम है 4/3πr³ होता है। अब क्योंकि मैं यहाँ पर ये न्यूक्लियस की डेंसिटी की बात करूँ, तो अभी हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। जो
न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, और वो कितनी थी, तो होती है हमारे पास 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है उसी की हेल्प से हम यहाँ पर रिलेशन निकालेंगे किसके बीच में, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एंड मास नंबर। ठीक है, जो मास नंबर है उसके बीच में। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो जैसा कि हम जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस या डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पर जो मास है ना, उसको हम m रख लेते हैं। ये वॉल्यूम, किसके वॉल्यूम की बात करी जा रही है, तो जो हमारे पास एटम है उस एटम के अंदर न्यूक्लियस है जो स्फेरिकल शेप का हमने माना है, वो स्फेरिकल शेप का जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के वॉल्यूम की बात करिए। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें मालूम ही है क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, पाई आर क्यूब। इसको स्मॉल आर से दिखा देता हूँ अभी मैं, पाई आर क्यूब इस तरह का होता है। अब मुझे रेडियस और मास नंबर के बीच में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, रेडियस को अलग करेंगे, बाकी को अलग कर देंगे। ठीक है, तो इसको उठा के मैं इधर भेज देता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास आर का क्यूब। हमने क्या करा, रेडियस को उठा करके इधर भेजा, डेंसिटी को इधर लेके आते हैं क्योंकि डेंसिटी भी कांस्टेंट है हमारे पास इस वजह से। तो मास अपॉन में 4/3 पाई, ये डेंसिटी आ गया नीचे, तो ये सारा हमारे पास कांस्टेंट ही है। और क्या करेंगे, इस क्यूब को उठा के ना इधर भेज देते हैं, यानी हम r को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो r वैसे ही रखते हैं सिंगल, इस क्यूब को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मास m अपॉन में 4/3 पाई रो, पूरे की पावर कितनी आ जाएगी 1/3। समझ रहे हो, यहाँ पे 3 है तो उधर जाके 1/3, यहाँ पे मान लो 4 होता तो 1/4 हो जाता, तो ऐसा। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू क्या आया, r इज इक्वल टू आया 1 अपॉन में 4/3 पाई रो की होल पावर 1/3, यानी मैंने इनको अलग करा है, और यहाँ पर मास की पावर कितनी हो जाएगी 1/3, ये लिखा है। क्यों अलग करा हमने, वो इसलिए क्योंकि ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है। कैसे पता, 4/3 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट, डेंसिटी हमने बताया था कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कांस्टेंट रहती है, तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की जो ये वैल्यू है इसको हम यहाँ पर कोई नया कांस्टेंट नाम दे देते हैं, जिसको मैं r0 बोल देता हूँ। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा r0, यानी इस पूरी वैल्यू को ही हमने क्या नाम दे दिया, r0। और ये क्या है हमारे पास, m की पावर 1/3। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, अच्छा ये r0 किसके इक्वल होगा, r0 हो जाएगा ये पूरे के इक्वल। यहाँ पर जो रिलेशन आया है इसमें थोड़ा सा हम यहाँ पर क्या कहते हैं, लेटर्स को अगर ध्यान दें, मैं यहाँ पर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को कैपिटल R मान लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे r0 लिख सकता हूँ। मास नंबर को हम किससे शो कर रहे थे, मास नंबर को हम a से शो कर रहे थे, है ना, याद होगा। तो बस इसी मास की जगह हम a लिख लेते हैं, तो a की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1/3। तो ध्यान दो जरा, ये सिंपल सा हमारे पास रिलेशन आता है, क्या, r इज इक्वल टू r0 a की पावर 1/3। अब ये है रिलेशन जो था, यही हमने भी पढ़ा था कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, जिसमें r क्या है, r इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, r0 क्या है, कांस्टेंट है, और a क्या है, इसमें मास नंबर है। तो इसे तुम्हें ध्यान रहेगा कि r इज इक्वल टू क्या होता है, r0 a की पावर 1/3। ठीक है, और यहाँ पर ये जो हमारे पास r0 होता है, ये इसकी हमारे पास वैल्यू भी होती है। क्या वैल्यू होती है हमारे पास, तो ये हमारे पास है 1 एक मिनट, यहाँ पर मैंने वैल्यू लिख रखी होगी जहाँ हम उसको फाइंड कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में लिखा, यहीं पे लिख रखा है, देखो ये इक्वेशन हमारे पास यहीं पे लिख रखा है मैंने, ये r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, जो ये r0 हमारे पास कांस्टेंट, ये होता है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 15 मीटर, या फेम्टो बोल सकते हैं। तो ये तुम्हें कांस्टेंट जो है ये भी ध्यान में रखना है कि जो हमारा r0 होता है ना, वो होता है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 15 मीटर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमें कई बार वो मास नंबर दे देगा किसी एटम का, और रेडियस निकालने को बोलेगा कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बताओ, तो हम इस रिलेशन का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करते हैं कि उसने हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, और उस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू न्यूक्लियाई, रेडियाई ऑफ टू न्यूक्लियाई इन विच मास
number are in the ratio of 27/8। ठीक है, कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे आते हैं। ठीक है, कि वो पूछेगा तुमसे कि रेडियस का रेशियो बताओ जब तुम्हारा मास नंबर का जो रेशियो वो इतना गिवन है। तो सिंपली हम इस रिलेशन का यूज करेंगे। ठीक है, कैसे यूज करोगे तो देखो ध्यान से, हमें उसने मास नंबर का तो रेशियो दे ही रखा है, किसका निकालना है, हमें रेडियस का निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, R1 अपॉन में R2। अब R1 की जगह क्या रख सकते हो, यहाँ पे R0 A1 की पावर 1/3, और यहाँ पर R2 के लिए क्या कर लेंगे हम, R0 और A2 की पावर 1/3। R0 से R0 कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू A1 अपॉन में A2। दोनों पे पावर 1/3 है, तो सिंपली इसे हम कंबाइन करके 1/3 लिख सकते हैं। अब A1 A2 जो है वो हमें गिवन है, रेशियो कितना है वो 27/8। तो इसको क्या लिख सकते हो, 27/8 की पावर 1/3। तो देखो ध्यान से, ये 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, क्यू वाले वो मिल जाते हैं हमें। ठीक है, और सिंप्लीफाई में भी आसानी रहती है ज़्यादातर केस में। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3, और पूरे की पावर यहाँ पर इसकी पावर भी 1/3 कर लेते हैं, इसकी पावर भी 1/3 कर लेते हैं। 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 3/2। तो इसका मतलब R1/R2 जो हमारे पास आया वो आया 3/2। तो उनके जो न्यूक्लियस के रेडियाई का रेशियो आया है वो आया है 3/2। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सिंपल से। ठीक है, तो ये रिलेशन ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सा, R इज इक्वल टू R0 A की पावर 1/3। ओके, तो इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को भी, समझ आ गई ये चीज। नहीं भैया। अच्छा, अब इसके आगे देखो, एक क्वेश्चन दे देता हूँ पहले मैं, फिर हम आगे करते हैं। इसमें क्वेश्चन करा नहीं मैंने, चलो एक क्वेश्चन लिख लो जब तक। ठीक है, ओरली बोल देता हूँ, इसमें है नहीं। चलो एक क्वेश्चन बोलो मैं, ठीक है, लिखो, फाइंड दी radius of find the radius of the nucleus, the radius of the nucleus of of oxygen of oxygen whose element is represented by this। ये दे रखा हमें, ऑक्सीजन दे रखा है हमारे पास 8 और ये 16। ठीक है, तो तुम्हें क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये फाइंड करना है, बताओ जरा क्या आ रहा है।
हो गया क्या? आया आंसर किसी का? आया आंसर? शिवानंद, आर्यन, मानसी? सर 2.8 फेम्टोमीटर 2.8 क्या? 2.8 इंटू फेम्टोमीटर। ओके। और बाकियों का आया किसी का? देखो आसान है, सिंपल है। आर नोट हमें पता है। आर नोट क्या होता है? 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 15। ए क्या है इसमें? ए है इसमें मास नंबर। अब मास नंबर क्या होता है ऑक्सीजन का? तो उसने एलिमेंट का दे ही रखा है यहाँ पर। मास नंबर क्या है? 16। ठीक है, तो 16 की पावर 1/3। तो ये हमारे पास गिवन है। तो इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? ये हमारे पास है 16 रेज टू पावर 1/3। तो ये तुम्हारा आता है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 15 इंटू में 2.51 ऐसा अप्रोक्सीमेटली कहते हैं। हालांकि ज़्यादातर तुम्हारे केसेस ऐसे देंगे ना, जैसे कि जिसके तुम क्यूब रूट निकाल सको, अदरवाइज फिर भी ऐसे आता है। तो ये तुम क्या कहते हैं, या तुम्हारे पास इस तरह क्यूब वाले वैल्यू गिवन हो सकती है, या तुम्हें निकालना पड़ेगा। ओके, अब बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है? 1.2 इंटू में 2.519, तो हमारे पास आ रहा है ये 3.02 इंटू 10 की पावर माइनस का 15 मीटर, जिसको हम फेम्टो भी बोल सकते हैं। तो 3 फेम्टोमीटर। तो देखो जरा ध्यान से, ये हमारे पास आई है वैल्यू, जो आर है वो 3 इंटू 10 का माइनस 15 यानी 3 के अप्रॉक्स आई है। ओके, 3 फेम्टो के अप्रॉक्स। तो ये हमारे पास वैल्यू है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सिंपल है। वही हमारे पास फॉर्मूला इंपुट करना है और आ जाएगा आंसर। अब हम आगे देखते हैं। कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? शिवानंद आ गया? मानसी?
हो गया शिवानंद? हाँ सर। हम्म। तो पहला जो रिलेशन हमने पढ़ा अभी, जो कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, वो क्या है? r इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। अब हमारे पास एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो हमने पहले पढ़ रखा है, क्या? एनर्जी मास इक्वेशन। ठीक है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? क्योंकि कई बार क्या है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, हम मास से एनर्जी गेन करते हैं, है ना, या एनर्जी से हम मास गेन करते हैं, तो ये जो कन्वर्जन है एनर्जी का मास में या मास का एनर्जी में, उसको हम किससे फाइंड कर सकते हैं? आइंस्टाइन की जो बहुत पॉपुलर इक्वेशन है हमारे पास, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, उससे फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है, हम जो AMU है, यानी जैसे कि अगर हम बात करें वन एटॉमिक मास यूनिट जो है, उसको हम ना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कन्वर्ट ये 2 AMU इनटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कन्वर्ट 3 ये 3 AMU इनटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऐसे कन्वर्जन आ जाते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम उसको, क्या है कि जो हमारे पास AMU एटॉमिक मास यूनिट में गिवन होगा, उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? तो ये हमारे पास एनर्जी की ही यूनिट होती है। ओके, तो देखो हम मास का एनर्जी में कैसे कन्वर्जन करेंगे इसकी हेल्प से। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, उसी की हेल्प से बताएंगे। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, कन्वर्ट 1 AMU इनटू एनर्जी, यानी AMU किसकी यूनिट है? यहाँ पर मास की यूनिट है। ठीक है, हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, यानी मास का एनर्जी में कन्वर्शन करने वाले हैं कि अगर हम 1 AMU लेते हैं तो उसे हमें कितनी एनर्जी मिलती है। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे कितने भी AMU को हमें कन्वर्ट करने को आ सकता है एनर्जी में। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि जो मास हमने लिया है वो 1U लिया है। 1U मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट, और 1U की वैल्यू मैंने बताई थी अभी, जो हमारे पास प्रोटॉन का मास है उसके अप्रोक्सीमेटली है, यानी 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस का 27। तो यहाँ पर जो 1U है, तो 1 इंटू में U की वैल्यू हमने केजी में रखा है। केजी से हम क्या करने वाले हैं, फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने उसे एटॉमिक मास यूनिट AMU से किस में कन्वर्ट करा? केजी में। कैसे कन्वर्ट करा? तो हमें पता है 1U किसके इक्वल होता है? 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस का 27। इसलिए मैंने कहा था कि तुम्हें ये वैल्यू ध्यान रखनी है। कैसे ध्यान रखोगे? तो प्रोटॉन के मास के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है वो। ठीक है, वो हम 1.66 या 1.67 लेते हैं। ये 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 है, माइनस का 27 केजी है। अब 1U को कन्वर्ट करा केजी में, ये आ गया हमारे पास। अब ये जो हमारे पास क्या है कि जो मास आया है ना, जो ये मास को हमने केजी में बदला है, इस मास को एनर्जी में बदलना है। कैसे बदलेंगे? तो एनर्जी मास इक्वेशन से। क्या था हमारे पास एनर्जी मास इक्वेशन? तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो E इज इक्वल टू एम क्या है? मास। मास कितना ले रहे हैं हम यहाँ पर? मास ले रहे हैं हम 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस का 27। तो वही हमने उठाया है। इसमें C क्या होता है? C होता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू भी हमें पता है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखो ध्यान से, हमने ऐसा यूनिट में अभी रखा है इसको, हमने AMU से पहले कन्वर्ट करा केजी में, अब केजी में ही हमारे पास मास है, और स्पीड ऑफ लाइट भी हमारे पास ऐसा यूनिट में है, यानी मीटर पर सेकंड में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और 10 की पावर 8 और यहाँ पे 2, तो 8 इंटू में 2 16, तो ये आ गया। अब ये जो हमारे पास आया है, ये एनर्जी किस में रहेगा? ये एनर्जी रहेगा जूल में। तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है इस तरह का 14.94 इंटू 10 की पावर माइनस का 11। ठीक है, और किस में है? ये जूल में। अब जूल से हमें किस में कन्वर्ट करना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और ये मैंने बताया था कि जूल से कैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाते हैं, जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हमने वही करा है कि जो ये वैल्यू है जूल में, इसको डिवाइड कर देंगे किससे? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से। कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करो, यानी E से डिवाइड किया है तो E से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो जो ये जूल में था हमारे पास, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है 14.94 इंटू में 10 की पावर माइनस 11 डिवाइड बाई ये करा, तो इसको डिवाइड करने से हमें जो मिलेगी एनर्जी वो किस में मिल जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगी। ठीक है,
अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, लेकिन हम इसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, है ना। ज़्यादातर केसेस में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही यूज़ करते हैं। तो मेगा क्या होता है, मेगा होता है 10⁻⁶। तो 10⁻⁶ हम इसमें से बनाएंगे। तो 10⁻⁶ हमने कैसे बनाया, तो देखो ध्यान से, पहले इसको डिवाइड किया था हमने, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आया था 10⁸ 10⁸ था, तो 100 इससे ले लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10⁻⁶ बचा। 10⁻⁶ को हम क्या बोलते हैं, मेगा बोलते हैं। तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना। और यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास 933.75। ये जो है इसको कैलकुलेट करने से आया है, लेकिन जो एग्जैक्ट मतलब ज़्यादातर हम एटम्स के लिए देखते हैं कि ये जो हमारे पास आती है वैल्यू, देखो 933 पॉइंट, ये हमारे पास 75 है। वो जो हमारे पास आती है, जो हम न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ज़्यादातर एटम के लिए होता है, वो वैल्यू ये रहती है। यानी जो हम एनर्जी को यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते हैं, वो आता है 931.5। तो ये वैल्यू तुम्हें ध्यान रखनी है। इसको हमने कैलकुलेट करा है। तो यहाँ पर क्यों ये वैल्यू इतनी आ रही है 933.75, वो इसलिए आ रही है क्योंकि हमने ना इसका और आगे के मास नहीं लिया है, यानी 1.66 के आगे के और डिजिट जो होंगे ना, उसको भी लेकर के करोगे तो यहाँ पर इतना आएगा। लेकिन क्योंकि हमने अप्रॉक्स 2 ही तक डिजिट लिया है, तो ये हमारे पास इतना आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये जो वैल्यू हमें याद रखनी है, खासकर जो न्यूमेरिकल हम डायरेक्ट पुट करेंगे, तो वो हमें ऐसे रखना पड़ेगा, ये कि जो एनर्जी होता है, यानी कि 1 AMU जो होता है, 1 AMU वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो तुम इसे याद रख सकते हो। हालांकि क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन में गिवन रहता है, ठीक है, 1 AMU इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट फिर भी इसे याद रखना। तो कैलकुलेशन करके इसमें हमारे पास 933.75 आया है, जो कि हम आगे डिजिट नहीं लेते हैं, हमने अप्रॉक्स यही 2 ही डिजिट लिया था, इसी वजह से ये आ रहा है। बट जो हम थोड़ा और डिजिट अगर लेते तो हमारे पास इतना आता, ठीक है, ये वाली वैल्यू आती है। तो तुम्हें यही वैल्यू ध्यान रखनी है कि 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 AMU किसके इक्वल होता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स वगैरह में कई जगह हमें ऐसे करना होगा, हमें उस मास को कन्वर्ट करना होगा एनर्जी में। जैसे मान लो अगर वो आता है 2 AMU, है ना, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे दिया कि 2 AMU है और वहाँ पर हमें कन्वर्ट करना उसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो सिंपली क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी ध्यान रखना, 1 AMU इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास था यहाँ तक कि हमने इसको कन्वर्ट करा है। अच्छा, अब उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फोर्स को। न्यूक्लियर फोर्स ये क्या है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, हमने अभी पढ़ा था न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स मतलब कौन से पार्टिकल्स, यानी प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स भरे हुए हैं, न्यूट्रॉन्स भरे हुए हैं, है ना, बहुत सारे प्रोटॉन्स होंगे, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स भी होंगे। अब ये प्रोटॉन्स की बात करो, सिर्फ 2 प्रोटॉन पे ही बात करते हैं। ये जो प्रोटॉन है इस पे कैसा चार्ज होता है, प्लस का, दूसरे पे भी प्लस का होगा, तीसरे पे प्लस, यानी जितने भी प्रोटॉन्स हैं सब पे प्लस के होंगे। लेकिन हमने ये भी तो पढ़ा है कि प्लस प्लस क्या करते हैं, वो तो रिपेल करते हैं। अगर प्लस प्लस रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस वाले जो हमारे पास एलिमेंट हैं, है ना, वो रिपेल करेंगे, तो इनको तो दूर चले जाना चाहिए था, है ना। ये कैसे न्यूक्लियस के अंदर बंधे हुए हैं, है ना। या जो हमारे पास ये जो न्यूट्रॉन है, इनका मास होगा तो मास अगर किसी पार्टिकल के पास है, तो हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स बात करता है मास की, कि अगर हमारे पास कोई भी 2 बॉडीज हैं, उनका मास होगा कोई m1 m2 या mm होगा, और उनके बीच में कोई डिस्टेंस अगर होगा, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये लगता है, रिपल्शन तो नहीं लगता, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो ये आपस में अट्रैक्ट भी करते होंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इतने तरह के फोर्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये फिर भी एक साथ कैसे बंधे हुए हैं, यानी उस न्यूक्लियस के अंदर कैसे उस छोटे से स्पेस में बंधे पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है जो कि इनको बांध के रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि नेचर में हमारे पास कितने तरह के टोटल फोर्सेस होते हैं। तो नेचर में हमारे पास 4 तरह के टोटल फोर्स हैं। कौन कौन से थे, तो याद होगा, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स था, दूसरा हमारे पास था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था, तीसरा हमारे पास था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये 4 तरह के नेचर में फोर्स होते हैं। अब
जो हमारे पास न्यूक्लियस को बांध के रखने का, यानी न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स होते हैं या उनको बांध के रखने का जो काम करता है, उस फोर्स को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यानी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो होता है नेचर में, न्यूक्लियर फोर्स, उसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी तो हो नहीं पाया कवर, है ना। तो इसको यहीं तक ही रखते हैं, यानी न्यूक्लियर फोर्स हम जो है नेक्स्ट क्लास में वो आगे करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह भी आते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन लिख लो घर के लिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कन्वर्ट 2 AMU into जूल एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हें घर से करना है। ठीक है, कि हमें 2 AMU को जूल में भी कन्वर्ट करना है और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हें करके लाना है। हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे किसी को? शिवानंद, आर्यन, मानसी? नहीं भैया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करके लाना। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्स, बाइंडिंग फोर्स, ये जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इस चैप्टर से काफी ज्यादा पूछे गए हैं और आसान सी टॉपिक भी है। ठीक है, तो जल्दी कवर हो जाएंगे वो। तो ये वाला क्वेश्चन जो दिया मैंने, ये करके आना है। 2 AMU को हमें जूल में भी बदलना है और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बदलना है। ठीक है, तो यहीं तक ही रखते हैं क्लास। ओके।